नमस्कार, जोहार। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुद का और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे, साथ ही अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। तो यदि आपका लक्ष्य जो है जेपीएससी, बीपीएससी या यूपीएससी या फिर अदर पीसीएस एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करके देश और समाज के लोगों की सेवा करना है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं लोक प्रशासन के अंतर्गत एक टॉपिक है जो कि राज्य सचिवालय, उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बड़ा होगा, और यदि आपका लक्ष्य भी तो बड़ा है तो इसलिए पूरी का पूरा वीडियो देखिए, ताकि आपको एक कंप्लीट टॉपिक जो है कवर हो जाएगा इस वीडियो के अंतर्गत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस वीडियो के अंतर्गत क्या क्या आप पढ़ पाएंगे, क्या क्या कंटेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग राज्य सचिवालय का परिचय जानेंगे, राज्य सचिवालय की पृष्ठभूमि जानेंगे, फिर राज्य सचिवालय की क्या भूमिका होती है वो जानेंगे, फिर राज्य सचिवालय की जो संरचना होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में जानेंगे, फिर राज्य सचिवालय जो विभाग होगा वो और कार्यपालक विभाग जो होता है वो, उसके बीच हम लोग अंतर को जानेंगे, फिर राज्य सचिवालय का जो कार्य होता है मुख्य रूप से वो जानेंगे, फिर राज्य सचिवालय संबंधित एमसीक्यू को देखेंगे और राज्य सचिवालय संबंधित मुख्य परीक्षा प्रश्न का अभ्यास हम लोग थोड़ा कर लेंगे। इसके बाद हमारा यह जो है टॉपिक कंप्लीट रूप से कवर हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, यदि आप जेपीएससी एस्पायरेंट हैं तो ये जो टॉपिक है वो आपको किस पेपर में काम आएगा। तो यदि आप जेपीएससी एस्पायरेंट हैं तो मेंस एग्ज़ाम्स के पेपर नंबर 4 के अंतर्गत ये टॉपिक को आप रख सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस के बारे में। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, अच्छा जेपीएससी के पेपर 4 की बात कर लेते हैं, तो ये टॉपिक आपको कहाँ पर मिलेगा। तो देखिए पेपर 4 का सेक्शन बी होता है जो कि कम्प्लीटली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से रिलेटेड टॉपिक होता है। इसमें सारा टॉपिक इसी के अंतर्गत होता है जो कि लोक प्रशासन से संबंधित होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, इसी के अंतर्गत स्टेट सेक्रेटेरिएट यानी राज्य सचिवालय का यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है। तो ये टॉपिक आपका आज कवर होने वाला है कंप्लीट रूप से। और यदि आप इस यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं तो इस टॉपिक को आप कहाँ पे रख पाएंगे, तो इस टॉपिक को आप उस पेपर में रख पाएंगे। यदि आपका ऑप्शनल पेपर है और ऑप्शनल पेपर में यदि आपने एडमिनिस्ट्रेशन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखा हुआ है तो उसमें भी आप इस टॉपिक को रख पाएंगे। आप इसको रिलेट करके देख सकते हैं। और यदि आपका जो है ये पेपर जो है, यदि पॉलिटी यानी जो पेपर नंबर 3 होता है जनरल स्टडी 2 का यूपीएससी के मेंस एग्ज़ाम में, उसमें से ही भी आप इस टॉपिक को रिलेट करके देख सकते हैं। तो ये आपका कवर हो सकता है, ये सारा टॉपिक आपके इस जेपीएससी और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारा चीज़ आपका है। इसके अलावा यदि यूपीएससी का जो ऑप्शनल पेपर का होता है, ये लोक प्रशासन का ये आपका सिलेबस है। कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा आपके इस लेक्चर के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं राज्य सचिवालय के परिचय से। तो क्या होता है राज्य सचिवालय यानी स्टेट सेक्रेटेरिएट, ठीक है। तो यह एक तरह का मुख्य प्रशासनिक कार्यालय है। क्या है यह राज्य सचिवालय? एक मुख्य प्रशासनिक कार्यालय है यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है। इसमें मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मुख्य रूप से इसके अंग होते हैं, जिसमें काम क्या होता है इनका, तो नीतिगत निर्णयों का निर्माण करना। इस सेक्रेटेरिएट यानी सचिवालय में ही नीतिगत निर्णयों का निर्माण करना, उनका समन्वय करना, क्रियान्वयन में सहायता करना और योजना बनाने में सहायता करना, ये सारा काम जो है राज्य सचिवालय ही करने के अंतर्गत ही होता है। तो राज्य सचिवालय को बोल सकते हैं यह क्या है कि राज्य सरकार का नर्व सेंटर है। राज्य सरकार का नर्व सेंटर है। इसके बिना राज्य सरकार जो है अपने राज्य के विकास कार्यों को कर ही नहीं पाएगी। तो राज्य सरकार का क्या है, यह नर्व सेंटर होता है राज्य सचिवालय यानी स्टेट सेक्रेटेरिएट। इसके अलावा यह क्या करता है, तो यह नीतिगत गतिविधि संचालित और नियंत्रित करता है। जो भी आपने राज्य के विकास के लिए जो भी आपने
आपने योजनाएं बनाए हैं, नीति बनाए हैं, उस सभी को गतिविधि को संचालित करता है और उसको नियंत्रित करता है। तो इसे हम लोग कह सकते हैं, एक छोटे तौर पर देख सकते हैं कि ये राज्य सचिवालय जो है, सबसे पहले यदि आप झारखंड राज्य से निवासी हैं और जेपीएससी एस्पायरेंट है तो इसको इस उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि जैसे झारखंड राज्य का विधानसभा चुनाव में 2024 में विधानसभा चुनाव हुआ था, वो कितना 81 सीट के लिए हुआ था, जिसमें कि आपका जेएमएम में को 34 सीट, बीजेपी को 21 और आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को 16 और अदर्स को 10 सीट मिले थे। इस प्रकार जो है जेएमएम बहुमत में था और उसने अपना गवर्नमेंट बनाया। तो गवर्नमेंट बनाने के बाद जैसे ही वह कितना उसका जो है 12 जो है मंत्री बने, उसका जो विधायक हैं वो 12 विधायक जो है मंत्री बने। और यही गवर्नमेंट के अंतर्गत कितने विभाग कार्य हैं तो कार्य करते हैं, तो इसमें कुल विभाग जो है 34 विभाग कार्य करते हैं। तो ये मंत्री हो गए और ये विभाग में हो गए। तो यही विभाग और मंत्री मिलकर ये सचिवालय का अंग होते हैं, यानी मंत्री और विभाग जो है क्या है, सचिवालय का अंग होते हैं। जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर जो सोच होती है, जो हमको विकास करना है, वो सोच जो है कि हमको झारखंड राज्य का विकास करना है, उनके लोगों के को विकसित करना है ना, वो विकसित किया हुआ कार्य जो योजना होती है उसको लागू करना है। तो सबसे पहले जो सोच होगी कि विकास करना है, तो ऐसा सोच जो है नीति में बदलेगा। फिर नीति किस में बदलेगा, वो योजना में बदलेगा। और योजना को फिर हम लोग क्या करते हैं, ज़मीनी स्तर पर लागू करते हैं। तो ये सारा काम जो करने का है वो किसके माध्यम से होता है, सचिवालय के माध्यम से होता है। तो ये इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि राज्य सचिवालय कितना बड़ा जो है महत्वपूर्ण अंग है पूरा प्रशासनिक कार्य को संचालन करने में। यदि हम लोग सचिवालय का अंग की बात करें तो ये मोटा मोटी 3 अंग इसमें सम्मिलित किए जा सकते हैं, जैसे मंत्री, सचिव और तीसरा है कार्यपालक या कार्यकारी अध्यक्ष या फिर निदेशक। कुछ विभाग होते हैं जिसमें निदेशक या कार्यकारी अध्यक्ष रखा जाता है। तो ये 3 प्रमुख अंग जो है मिलकर राज्य सचिवालय बनते हैं। जैसे कि मंत्री, ये मंत्री क्या होता है, यह राजनीतिक अध्यक्ष होता है, जो ही राजनीतिक है उसका प्रमुख होता है राजनीतिक अध्यक्ष। और ये सचिव क्या होता है, तो प्रशासनिक अध्यक्ष, जिसको वो प्रशासनिक कार्य करना है उसका प्रमुख होता है अध्यक्ष। तो ये अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग सचिव होते हैं। तो ये हो गया। और तीसरा चीज़ जो होता है वो यदि किसी योजना को लागू करना है, ज़मीनी स्तर पर कार्य करना है, तो किसके अंतर्गत होगा, तो वह एक निदेशक या कार्यकारी अध्यक्ष या कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में उसका के अंतर्गत होगा। तो इस तरह से सरकार का 3 अंग जो है राज्य सचिवालय के अंतर्गत काम करते हैं, मंत्री, सचिव और कार्यपालक या कार्यकारी अध्यक्ष या फिर निदेशक। तो राज्य सचिवालय, दूसरी तरफ हम लोग राज्य सचिवालय को क्या बोल सकते हैं कि यह मंत्री का निष्पक्ष सलाहकार होता है। जो राज्य सचिवालय होता है वो जो मंत्री है उसका क्या होता है, निष्पक्ष सलाहकार होता है। मंत्री को क्या चाहिए, मंत्री को मान लीजिए कोई भी संबंधित उसके मंत्रालय के अंतर्गत उसको एक कानून बनाना है, तो कानून बनाने के लिए नियम कानून बनाना है, मान लीजिए परिवहन से संबंधित ही कानून बनाना है, तो परिवहन विभाग का मंत्री होगा, वो क्या करेगा, वह राज्य सचिवालय जो उस परिवहन विभाग का मंत्री है तो उसके अंतर्गत अपना एक डिपार्टमेंट करेगा। उस डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो भी सचिव होंगे, जो भी लोग होंगे, वह सारा उसको हेल्प करने का काम करेगा, किसको, मंत्री को काम करेगा। और ये सारा चीज़ कहाँ होंगे, तो ये सचिवालय में होंगे। तो इस तरह से यह क्या है, राज्य सचिवालय मंत्री का निष्पक्ष सलाहकार होता है। यदि हम लोग झारखंड सचिवालय की बात कर लें तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड, हमारा प्यारा सुंदर झारखंड बना था और इसी के अंतर्गत ही झारखंड राज्य सचिवालय हम लोग को मिला। अब वो क्या है, वो एक तरह का एक थिंक टैंक है। करता क्या है, तो राज्य के लिए नीति बनाता है, योजनाओं का क्रियान्वयन करता है, मंत्री परिषद को प्रशासनिक सहयोग प्रदान करता है। कहाँ पर है झारखंड राज्य सचिवालय, तो प्रोजेक्ट भवन रांची में है। क्या क्या होते हैं, कौन कौन प्रमुख लोग इसमें बैठते हैं, तो मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और विभागीय सचिव, ये 3 लोग जो है मुख्य रूप से राज्य सचिवालय में होते हैं। मुख्य भूमिका क्या रोल प्ले करता है, तो नीति निर्धारण, क्या नीति बनाना है जिससे हमारा झारखंड और भी विकसित हो जाए। बजट आवंटन, जो बजट करना है उसके आवंटन के लिए क्या योजना बनाना है। फिर क्रियान्वयन निर्देश देना है।
फिर निगरानी और जागरूकता, ये सारा मुख्य रूप से भूमिका जो है निभाता है वो सचिवालय ही है। तो ये सचिवालय जो है एक प्रमुख प्रशासनिक अंग है, एक स्ट्रक्चर प्रशासनिक संस्था इसको बोल सकते हैं, जो कि नीति निर्माण में, निर्णय प्रक्रिया में, उसके किसी भी योजना के क्रियान्वयन में एक मुख्य रूप से एक केंद्र बिंदु के रूप में एक भूमिका निभाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे अधिकारियों का श्रृंखला होता है, माने बहुत सारा एक सिस्टमैटिक अधिकारी का स्ट्रक्चर होता है जिसके माध्यम से पूरा कार्य होता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप एक प्रशासनिक अधिकारी बन रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपका काम क्या क्या होने वाला है, किस क्षेत्र में आप जाने वाले हैं, तो इस तरह से संबंधित कामों में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये राज्य सचिवालय एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, इसके अलावा यदि हम झारखंड सरकार के कंसर्न में हम लोग देखते हैं तो यदि इस झारखंड सरकार का जो मंत्रालय है वह मंत्रालय कौन कौन से हो सकते हैं, तो अभी जो है झारखंड सरकार में कुल मिला के कितने 12 मंत्री हैं, 12 अभी मंत्री हैं, जिसके अंतर्गत लगभग जो भी मंत्रालय है, डिपार्टमेंट है, वह आवंटित है। तो 12 जो है मंत्री हैं। तो 12 मंत्री कौन कौन हैं, तो देखिए श्री हेमंत सोरेन जो कि मुख्यमंत्री हैं, इनके अंतर्गत बहुत सारा विभाग है जो कि ये उस विभाग का हेड होते हैं। जैसे कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, गृह विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, ये इसके अंतर्गत कार्य करता है। मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग ये भी इनके अंतर्गत है। और वैसे सारे विभाग जिसमें कि कोई अन्य मंत्री को नहीं दिया गया है, किनके अंतर्गत ही रहेगा, तो वह हेमंत सोरेन के अंतर्गत ही रहेगा। तो इस तरह से जो प्रमुख विभाग है इन्हीं के अंतर्गत कार्य करता है। इसके अलावा जो श्री राधा कृष्ण किशोर हैं तो वो कौन है, वो वित्त विभाग हैं, इनके अंतर्गत वाणिज्य कर विभाग भी आता है, योजना एवं विकास विभाग भी आता है, संसदीय कार्य विभाग भी आता है श्री राधा कृष्ण किशोर के अंतर्गत। फिर है श्री दीपक बिरुआ, ये इनके अंतर्गत कौन कौन विभाग हैं, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, परिवहन विभाग। देखिए ये जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं उस समय का ये सारा जो है मंत्रालय मंत्री हैं। तो अभी हम लोग जून में हैं और इस जून में हम जून 2025 में बात कर रहे हैं, ये वीडियो बना रहे हैं और उस समय की ये स्थिति है। तो अगला जो मंत्री हैं वो श्री चमरा लिंडा हैं जो कि अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग इनके अंतर्गत कार्य करता है। श्री संजय प्रसाद यादव, इनके अंतर्गत है श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, जबकि उद्योग विभाग भी इनके अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा श्री रामदास सोरेन जो कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग है अंतर्गत ये इनको दिया गया है। निबंधन विभाग इनको दिया गया है। जबकि श्री इरफान अंसारी ये स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा परिवार कल्याण विभाग हैं। उसके अलावा इनको खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग इन्हीं को दिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग भी इन्हीं के अंतर्गत है। श्री हफीजुल हसन ये जल संसाधन विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत हैं। श्री दीपिका पांडे सिंह ये ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग इनके अंतर्गत है। श्री जोगेंद्र प्रसाद ये इनके अंतर्गत है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग। श्री सुदीप कुमार के अंतर्गत है नगर विकास एवं आवास विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, पर्यटन कला संस्कृति एवं खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग। श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जो मंत्री हैं इनके अंतर्गत कौन विभाग हैं, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग इनके अंतर्गत आता है। इसमें इस तरह से हम देख सकते हैं कि बहुत सारे जितना भी विभाग हैं उनको मंत्रियों को मिल जाता है मंत्री के तौर पर। तो इस तरह से हमारे अभी जो कार्यरत मंत्री हैं वो 12 मंत्री हैं जो कि विभिन्न सचिवालय जो जितना भी हम लोग का सचिवालय का विभाग है कुल मिलाकर 34 अभी जो हैं विभाग हैं झारखंड सरकार में। तो 34 विभाग जो है 12 मंत्रियों के बीच आवंटित है। तो इस तरह से ये पूरा विभाग का लिस्ट है। तो ये सभी विभाग जो है वह जो है सचिवालय के अंतर्गत आता है। तो ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पर पहुँचते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है कि जो राज्य सचिवालय है उसका पृष्ठभूमि क्या है
और इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है, आखिर यह किस तरह से इसका संरचना हुआ, कैसे यह आया और इसका संविधान में क्या इसका नियम कानून उल्लेखित है, इसके बारे में यानी राज्य सचिवालय के बारे में। तो यदि पृष्ठभूमि की बात करें तो ब्रिटिश काल से ही जो केंद्र था और प्रांत था उसमें हम लोग को प्रशासन करने के लिए सचिवालय प्रणाली जो है विकसित हुआ, ब्रिटिश काल से ही यह देखा गया। इसके अलावा जब भारत सरकार अधिनियम 1919 आया या 1935 आया तो जो भी प्रांतीय स्वशासन को इससे ज़्यादा क्या हो गया, बढ़ावा मिलने लगा। 1919 और 1935 के माध्यम से प्रांतीय स्वशासन को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा, जिसमें हम लोग को राज्यों में प्रशासनिक कार्यों को करना था। इसके लिए प्रशासनिक संरचनाओं का निर्माण होने लगा। तो इस तरह से एक राज्य सचिवालय की आवश्यकता हुई। इसके अलावा स्वतंत्रता के पश्चात राज्यों को संविधान के तहत करने वाले एक प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता हुई, जिसके तहत जो है राज्य सचिवालय का धीरे धीरे क्या हो गया, विकास होने लगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो एक ब्रिटिश काल से ही इस तरह का राज्य सचिवालय की आवश्यकता होने लगी थी प्रशासनिक कार्यों के लिए। तो चलिए इसके अलावा जो है जो प्रावधान है संविधान में, आखिर क्या है प्रावधान, राज्य सचिवालय के लिए कुछ लिखा हुआ है या नहीं, इसको जान लेते हैं क्योंकि ज़रूरी है। अब जो है राज्य सचिवालय जो कि एक संविधानिक प्रावधान सीधे तौर पर भारतीय संविधान में क्या है, उल्लेखित ही नहीं है, उल्लेख नहीं है कहीं पर कि हाँ एक राज्य सचिवालय होना चाहिए, वह जो है इस तरह का उनके अंतर्गत काम होगा। तो ये उल्लेख ही नहीं है भारतीय संविधान में, लेकिन इसके कार्यों और अस्तित्व को कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक अनुच्छेदों के माध्यम से हम लोग इसमें समर्थित किया जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे जो प्रावधान है उसको करने के लिए आपको क्या चाहिए, राज्य सचिवालय की आवश्यकता चाहिए ही चाहिए। जैसे कि अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति को बताता है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति को बताता है किस तरह से राज्य में कार्यपालिका काम करेगी, उसके बारे में बताता है एक अनुच्छेद 154। तो यह जो है राज्यपाल कहता क्या है कि राज्य का जो कार्यपालिका की शक्ति है वह क्या होगा, वह राज्यपाल में निहित होता है और राज्य सचिवालय उस शक्ति को व्यवहारिक रूप से क्रियान्वित करने के लिए वह क्या करेगा, सहायता करेगा। ये कह सकते हैं कि 154 के तहत जो राज्यपाल होता है वही कार्यपालिका का प्रमुख होता है। समझिए, तो कार्यपालिका का जो प्रमुख है वो राज्यपाल है। जितना भी सचिवालय में काम होगा वह किसके नाम से होगा, राज्यपाल के नाम से होगा। तो इसके काम को सहायता देने के लिए आपको क्या चाहिए, एक राज्य सचिवालय चाहिए, एक अधिकारियों का संगठन चाहिए जो कि राज्य सचिवालय के रूप में उसको सहायता प्रदान किया जाता है। तो ये अनुच्छेद 154 166 के तहत राज्यपाल के नाम पर कार्य होना है। जितना भी कोई भी राज्य होता है तो उसमें जो भी कार्य होते हैं वह राज्यपाल के नाम पर होता है और इस कार्यों की जो फाइलिंग, दस्तावेजीकरण, अनुशंसा और क्रियान्वयन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इस सभी के लिए सचिवालय जो है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा अनुच्छेद 167 जो कि मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताता है। तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या है, तो मुख्यमंत्री का जो भी कार्य जो क्या है कि जो राज्यपाल को वह जानकारी देना, सचिवालय में जो भी कार्य होता है उसके बारे में जानकारी देना चाहिए। जो भी कार्य चल रहा है राज्य के विकास में उसको राज्यपाल को जानकारी देना। तो कैसे देगा, वो अकेला आदमी तो नहीं दे पाएगा। तो उसके लिए सचिवालय होता है जो कि सारे जो सूचनाएं होते हैं, कार्य होती है, वो सभी का जो है संकलन वो राज्य सचिवालय के पास होता है और उसके माध्यम से मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल को सारी जानकारी मुहैया करवाता है। तो सचिवालय इस रूप में बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। फिर अनुच्छेद 162 जो कहता है कि राज्य की कार्यपालिका की क्या क्या सीमा हो सकता है, उसका पावर कहाँ तक है, तो ये बताता है अनुच्छेद 162। तो इसके लिए भी सचिवालय की आवश्यकता होगी क्योंकि ये भी जो है काम जो है वह सचिवालय ही करेगा, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग क्षेत्र है। तो उसके लिए एक अधिकारियों की ज़रूरत होगा और वो सारा अधिकारी अपने डिपार्टमेंट से संबंधित सारा
दस्तावेजीकरण करते हैं, कार्य करते हैं, सूचनाओं का एकत्रित करते हैं, वो सभी को पता लगाते हैं, तो इसके लिए भी सचिवालय की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 309 कहता है कि जो सेवाओं की भर्ती और शर्तें के लिए बताया जाता है कि किस तरह से हम लोगों को कार्यपालिका को एग्जीक्यूट करने के लिए, कार्यों को एग्जीक्यूट करने के लिए किस तरह से सर्विस और उसके नियम कानून होने चाहिए, उसके बारे में अनुच्छेद 309 बताता है। तो इसके लिए भी आपको एक सचिवालय की आवश्यकता होगा, जहां पर अधिकारी लोग रहेंगे और एक सिस्टमैटिक ढंग से काम को किया जा सकता है। तो इस तरह से संवैधानिक रूप से राज्य सचिवालय को सीधे तौर पर कहीं भी संवैधानिक प्रावधान नहीं है, लेकिन अलग अलग अनुच्छेदों के तहत जो है राज्य सचिवालय की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जो है राज्य सचिवालय एक महत्वपूर्ण अंग होता है कार्यपालिका का, जहां पर जो है इम्पोर्टेंट काम जो है राज्य के विकास के लिए जो कार्य जो होते हैं वो सारा कार्य, महत्वपूर्ण कार्य राज्य सचिवालय में ही होता है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसका जो भूमिका क्या है, मोटे तौर पर यहाँ पर रोल क्या होता है राज्य सचिवालय का, तो ये प्रशासनिक कार्यों के लिए मोटे तौर पर इसका काम क्या होता है, इसका भूमिका क्या होता है, वो जान लेते हैं। तो यदि हम लोग राज्य सचिवालय कह सकते हैं कि यह प्रशासनिक कार्यों का एक क्या है, प्रमुख केंद्र होता है। कार्य प्रणाली को प्रभावी और कुशल बनाने में क्या करता है, मदद करता है राज्य सचिवालय। इसके अलावा जो है प्रशासनिक कार्यों से संबंधित जितना भी अंग, ये संबंधित जो भी तथ्य होते हैं, वो सारा उस संबंधित कार्य जो है राज्य सचिवालय के अंतर्गत ही होता है। नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन में यह बहुत ज़्यादा सहायक होता है। तो इसका भूमिका के रूप में यदि आप लिख सकते हैं तो यह क्या करता है, नीति निर्माण में सहायता करता है, असिस्ट करता है किसमें, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी जो है राज्य यदि अपना विकास संबंधी कार्य कर रहा है तो वह क्या बनाएगा, सबसे पहले पॉलिसी बनाएगा। जैसे कि यदि आप देख सकते हैं कि नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति लागू हो गई है हमारे झारखंड में भी, तो ये मान लीजिए नई शिक्षा नीति, चलो ये केंद्र के द्वारा जो है पॉलिसी लागू हुई है। यदि हम लोग यदि नई नीति या पॉलिसी की बात करें तो जो नया योजना, जैसे मैया सम्मान योजना जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस तरह का ये पॉलिसी निर्माण करने का जो काम है वो कौन किया होगा, तो राज्य सचिवालय ही किया होगा। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जो सचिव होंगे, अधिकारी होंगे, वही जो है वो क्या किया होगा, ये मैया सम्मान योजना के संबंधित सभी कार्यों का निपटारा किया होगा कि किस तरह से कितना बजट आएगा, कितने सालों में कितना जो है पैसा लगेगा, है ना, कितने लोगों को लाभान्वित करना है, क्या उसका जनसंख्या है, कैसे क्या शर्त रखना है, ये सारा काम जो है वो राज्य सचिवालय ही करेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका है कि वह क्या करता है, राज्य सचिवालय नीति निर्माण में सहायता प्रदान करता है। बहुत सारा मंत्रालय है, उसको रिपोर्ट पेश करना है, प्रस्ताव पर विचार करना है, तो यह क्या करेगा, बहुत सारा मंत्रालय तो अपने अधीन जो विभाग होगा उस विभाग को काम देगा कि हमको इस संबंधित रिपोर्ट चाहिए, इस संबंधित प्रस्ताव चाहिए, तो वह क्या करेगा, राज्य सचिवालय ही उसके लिए, मंत्रालय के लिए जो है ये सारा रिपोर्ट और प्रस्ताव तैयार करने का काम करेगा। तो कह सकते हैं कि यह जो है बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण अंग होता है। सचिवालय के अधिकारी राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं के कार्यान्वयन में यह क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। दूसरा टॉपिक पॉइंट में लिख सकते हैं कि जो राज्य सचिवालय की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है वह कार्यवाहियों का समन्वय करता है, यानी जो भी एक्टिविटी होता है उसका कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है। जैसे कि बहुत सारा विभाग हैं, वो आपस में कौन सा विभाग है, उस विभाग से क्या जानकारी चाहिए, यदि उस दूसरे विभाग से संबंधित है तो उस विभाग से भी क्या जानकारी चाहिए, तो आपस में मिलजुल कर काम करने का जो है कार्य कौन करता है, वो सचिवालय ही करता है। यानी बीच में जो अलग अलग विभाग है, अलग अलग क्षेत्र है, उस सबों का समन्वय स्थापित करने का काम जो है वो सचिवालय ही करता है। इसके अलावा जो कार्यों का वितरण हो गया, रिपोर्टिंग हो गया, कार्य के निष्पादन में जो भी उसका हेल्प करना होगा, ये सारा काम जो है वो राज्य सचिवालय के अंतर्गत ही होता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कार्यवाहियों का समन्वय करने में राज्य सचिवालय अहम भूमिका निभाता है। दूसरा है कि
प्रशासनिक निर्णय लेता है, वह जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग है वह राज्य सचिवालय में ही होता है। राज्य सचिवालय का जो भी अधिकारी हैं, मंत्रीगण हैं और मुख्यमंत्री हैं, ये अपने विभिन्न रिपोर्ट जो भी उसका पॉइंट है, प्रस्ताव है, उस पर विचार करते हैं और एक जो है प्रशासनिक निर्णय लेते हैं। इसके बाद प्रशासनिक निर्णय लिया जाता है। तो जो भी प्रशासनिक निर्णय लेना है वह जो है वो कौन करता है, वह जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन वो है राज्य सचिवालय ही करता है। जैसे कोविड के दौर में जो है हम लोगों को क्या करना है, लॉकडाउन लगाना है, किस तरह से लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना है, तो ये सभी जो है डिसीजन है वह कहाँ होगा, वह राज्य सचिवालय में ही होगा, जहाँ पर विभिन्न विभाग के अधिकारी रहेंगे, मंत्रीगण रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे और सभी के माध्यम से क्या होगा, एक निर्णय लिया जाएगा। तो ये प्रशासनिक निर्णय लेने का जो है स्थान है वह राज्य सचिवालय ही है। अगला पॉइंट यदि हम लिख सकते हैं वह है सूचना संग्रहण और प्रसार का। जितना भी कोई भी कार्य है, योजना है, कार्यक्रम है, परियोजना है, उससे संबंधित सूचना हमको जानना है, उससे संबंधित डाटा कलेक्शन करना है, तो वो सारा चीज़ हमको कहाँ से मिलेगा, वो राज्य सचिवालय के अंतर्गत ही मिलेगा। ये भी हम लोगों को जानना होगा। यह जानकारी जो है मुख्यमंत्री, मंत्री और अन्य सरकारी अधिकारियों शासन संचालन के लिए उपलब्ध कराई जाती है। ये सभी जो भी डाटा होता है, राज्य सूचना होता है, ये सभी जो है संग्रहण और प्रसारण करने का काम जो है वो राज्य सचिवालय ही करता है। इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण अंग के रूप में इसको देखा जा सकता है। फिर मंत्रिमंडल की सहायता, फिर हम लोग मंत्रिमंडल की सहायता, कुछ मंत्री जो होते हैं कैबिनेट मंत्री, उनके समूह को मंत्रिमंडल कहा जाता है। तो उसका जो बैठक होता है और उस बैठक में जो भी आवश्यक कागजी कार्रवाई होती है तो वह सारा कुछ जो है वह राज्य सचिवालय ही मुहैया करवाता है। जैसे कि कोई भी प्रस्ताव है, कोई भी नियम कानून है बनाना है, रिपोर्ट तैयार करना है, तो ये सभी जो है काम जो है मंत्रिमंडल की सहायता के लिए वो राज्य सचिवालय ही करता है। तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सचिवालय के भूमिका के अंतर्गत ही मंत्रिमंडल द्वारा बहुत सारे नीतियां पारित होती हैं और निर्णयों का क्रियान्वयन भी किया जाता है। वह जो है वह राज्य सचिवालय के माध्यम से ही होता है और उसी का अंग आप लोग बनने वाले हैं। तो ये बहुत ही गर्व का विषय है कि राज्य सचिवालय के अंतर्गत आपके जो काम करेंगे उसका प्रभाव, वो उसका जो है जो इफ़ेक्ट पूरे राज्य में पड़ता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंग हो जाता है। इसके अलावा राज्य सचिवालय के भूमिका के रूप में देख सकते हैं जो भी कानूनी और प्रशासनिक कार्यों का जो निरीक्षण है, मॉनिटरिंग करने का काम जो है वो भी राज्य सचिवालय ही करता है। कोई कानून बनाए हैं उसका मॉनिटरिंग करना है, उसका निरीक्षण करना है, उसका जो है उसको लागू करना है, ये सभी जो है राज्य सचिवालय के माध्यम से भी देखा जाता है। यह विभागों में विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं, फाइलों और आदेशों के पालन का निरीक्षण करने का भी काम करता है। यह सुनिश्चित करता है कि जो भी प्रशासनिक कार्य हैं उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है। इस प्रकार राज्य सचिवालय की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य सचिवालय की योजनाओं का निगरानी भी करता है, जिसे मॉनिटरिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, जितना भी स्कीम है उस सभी स्कीमों की निगरानी करने का काम राज्य सचिवालय के माध्यम से भी होता है। इसके अलावा जो भी आपका आदेश है, जो कार्यकारी आदेश है, वह क्रियान्वित हुआ या नहीं, ये भी आपका कौन करता है, राज्य सचिवालय ही करता है। जैसे मुख्यमंत्री या उस संबंधित मंत्री कोई आदेश पारित करता है, ऑर्डर देता है, तो वो लागू हो रहा है नहीं हो रहा है, ये भी देखने का काम जो है राज्य सचिवालय के माध्यम से होता है। राज्य विधायिका के साथ समन्वय, इसी के अलावा जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके साथ जो है कोऑर्डिनेशन करने का काम भी राज्य सचिवालय करता है। जैसे कि राज्य सचिवालय राज्य विधानसभा हो गया, विधान परिषद हो गया, उसके साथ जो भी काम है करना है उसको काम किसके साथ करेगा, विधानसभा का काम है या फिर विधान परिषद का काम है, तो उसके रूप में उसको सहायता कौन प्रदान करेगा, तो राज्य सचिवालय ही करेगा। मतलब विधानसभा के द्वारा कोई बिल प्रस्तुत होने वाला है विधानसभा में, तो उससे संबंधित जो भी डाटा कलेक्शन होगा वो राज्य सचिवालय के माध्यम से ही जो है प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है राज्य सचिवालय का। जो भी सार्वजनिक प्रशासन है उसमें सुधार करने का यदि काम आता है, काम करने की बात आता है, तो वो भी राज्य सचिवालय ही
करता है उसके अंतर्गत ही कार्य होता है। फिर वित्तीय मामलों का निरीक्षण, जो भी काम हो रहे हैं बजट के अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना व्यय हुआ, कितना खर्चा हुआ, ये सभी का हिसाब किताब भी राज्य सचिवालय यानी स्टेट सेक्रेटेरिएट के अंतर्गत विभिन्न जो विभाग होते हैं उसके माध्यम से देखने को मिल सकता है। इस तरह से निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि राज्य सचिवालय जो है राज्य प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है और सरकार के जो भी कार्य नीति है उसका जो प्रभावी संचालन है उसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम राज्य सरकार ही करता है। चाहे वह प्रशासनिक निर्णय लेने का हो, सरकारी योजना के क्रियान्वयन करने का हो, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने का हो, ये सारा काम जो है राज्य सचिवालय ही करता है। तो एक तरह से ही कह सकते हैं कि एक तरह का ये क्या है, सरकार का यह एक नर्व सिस्टम है जिसके बिना वह काम कर ही नहीं सकता है। इस तरह से राज्य सचिवालय का एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में देख सकते हैं। यदि इसकी संरचना की बात करें कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर्ड होता है, किस तरह से ये संरचना काम करता है, कैसा ये होता है, किसके अंतर्गत कौन कौन कितना कितना पावर होता है, कौन कौन पोस्ट होता है, तो ये जानना जरूरी है क्योंकि राज्य सचिवालय की संरचना के अंतर्गत ये जानने पर ही आपको इसके सिस्टमैटिक कार्य के बारे में आपको पता होगा। तो ये पता होना चाहिए। तो ये जो संरचना है इसको एक सुव्यवस्थित और पदानुक्रमित के टर्म पर जो है इसको हम लोग व्यवस्थित करते हैं, माने हिराचियल इसकी आपका सीरीज में इसका जो है सिस्टमैटिक पोस्ट होता है कि उसके अंतर्गत कौन कौन से अधिकारी होंगे, फिर उसके अंतर्गत कौन कौन अधिकारी होंगे, कौन अधिकारी किसके अंतर्गत काम करेंगे, किस पोस्ट में उसका क्या पावर होता है, ये सारा जो है इस राज्य सचिवालय के संरचना में जाना जा सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो प्रमुख अधिकारी होता है राज्य सचिवालय का यानी स्टेट सेक्रेटेरिएट का, किसी भी राज्य के सचिवालय का जो प्रमुख अधिकारी होता है वह होता है चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव। मुख्य सचिव ही होते हैं जो कि प्रशासनिक जो कार्य होता है उसका प्रमुख होता है। किसी भी राज्य का एक प्रमुख जो है आईएएस अधिकारी होता है मुख्य सचिव। सबसे वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर इसको देख सकते हैं मुख्य सचिव को यानी चीफ सेक्रेटरी। तो राज्य सचिवालय का जो प्रमुख प्रशासक होता है और यह सर्वोच्च अधिकारी होता है उसको कहते हैं मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी। अब जो है यह क्या, इसका काम क्या है, तो यह मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल जो होता है वो मुख्य सलाहकार होता है। जितना भी विभाग है उस विभाग का जो सचिव है उसका समझिए कि ये हेड होता है, उस सचिवों का समन्वय करता है। राज्य के प्रशासनिक तंत्र में नीति निर्माण और क्रियान्वयन की कड़ी के रूप में काम करता है वो है मुख्य सचिव। फिर आता है विभागीय सचिव यानी डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी। बहुत सारे विभाग हम लोग मंत्रालय पहले करते हैं, फिर मंत्रालय के अंतर्गत बहुत सारा विभाग को रखते हैं। तो यदि बहुत सारा विभाग है तो प्रत्येक विभाग का जो प्रमुख अधिकारी होता है वह क्या होता है, विभागीय सचिव होता है, डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी होता है जो कि भी एक आईएएस अधिकारी ही होता है ना। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर होता है यानी प्रशासनिक भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। तो प्रत्येक विभाग जैसे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वित्त है, इसका प्रमुख अधिकारी जो है विभागीय सचिव ही होता है। विभागीय कार्यों के लिए जिम्मेदार यह होता है। फिर जितना भी नीति निर्माण है, सलाह देना है, योजना तैयार करना है, कार्यक्रमों को क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ये क्या होता है, ये विभाग का सचिव का काम होता है। इसके अलावा आमतौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वही जो है डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी होते हैं। इसके बाद जो है अपर सचिव आते हैं, संयुक्त सचिव और उप सचिव आते हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड डेप्यूटी सेक्रेटरी रेस्पेक्टिवली हम लोग बोल सकते हैं। तो विभागीय सचिव के सहायता के लिए ये सारा सचिव होता है। मान लीजिए काम किसी विभाग में बहुत ज़्यादा है तो उसके सहायता के लिए अपर सचिव, संयुक्त सचिव और उप सचिव भी काम कर रहे होते हैं। तो ये जो होते हैं वो ये विभागीय सचिव के अंतर्गत ही होते हैं, उसके अंडर में ही काम करते हैं अपर सचिव, संयुक्त सचिव और उप सचिव। ठीक है। इसके अलावा फाइलों की प्रक्रिया, इन लोगों का काम क्या है, तो इन फाइलों की प्रक्रिया नीति सुझाव और नीति और निर्णय कार्यक्रम में सहयोग करना, कार्यभार के हिसाब से पदनाम दिया जाना, अधिक कार्य हो तो अपर सचिव और कम हो तो उप सचिव आदि का जो है
प्रावधान किया जाता है। विभाग में बहुत ज़्यादा काम हो गया तो अधिक काम हो गया तो अपर सचिव के दे दिए, और कम काम हो गया तो उप सचिव को दे दिए। तो इस तरह से हम बहुत सारा अधिकारी गण होते हैं। इसके अलावा जो है उसके अपर सचिव, संयुक्त सचिव और उप सचिव के अंतर्गत एक शाखा अधिकारी भी होता है, जो कि एक या अधिक लिपिकीय कर्मचारी का जो है नेतृत्व करता है। यह फाइलों की स्क्रूटनी करता है, रिपोर्ट तैयार करता है, नोटिंग करता है, नीति दस्तावेजों और निर्णय प्रक्रियाओं के प्रारंभिक चरणों का प्रबंधन भी करता है, जिसको हम लोग सेक्शनल ऑफिसर कहते हैं, यानी शाखा अधिकारी कहते हैं न। बहुत सारा जो है विभाग है, विभाग के अंतर्गत जो है उसको हम लोग शाखा में बांट दिए, तो उस शाखा का जो प्रमुख अधिकारी होगा वो सेक्शन ऑफिसर होगा। फिर आपका उसके अंतर्गत सेक्शन ऑफिस के अंतर्गत लिपिकीय यानी क्लर्सियल स्टाफ होते हैं, ठीक है। तो उसको सहायता के लिए क्लर्क, इसके अंतर्गत सहायक असिस्टेंट, वरिष्ठ सहायक, सीनियर असिस्टेंट, कनिष्ठ सहायक, जूनियर असिस्टेंट, ये सारे अधिकारी लोग होते हैं। इस तरह से राज्य के सचिवालय में जो है इसकी संरचना होती है। इसके अलावा किसी विशेष क्षेत्र में की अधिकारी भी चाहिए, जैसे कि कोई टेक्निकल नॉलेज या स्पेशल ऑफिसर जो कि किसी विशेष क्षेत्र का विशेषज्ञ होता है, उसका लिए एक संबंधित अधिकारी चाहिए। तो ऐसे अधिकारियों का भी प्रावधान राज्य सचिवालय में होता है, उसके लिए भी पोस्ट होते हैं। जैसे कुछ विभागों में विशिष्ट कार्य करना होता है, जिसमें हम लोग को जैसे इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, चार्टर्ड अकाउंट चाहिए, तो ऐसे भी अधिकारी होते हैं जो कि किसी स्पेशलिस्ट ऑफिसर होते हैं, जो किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। तकनीकी सलाह और सहायता प्रदान करते हैं, परियोजनाओं का व्यवहारिक रिपोर्ट और तकनीकी मूल्यांकन करने में अपना सहयोग देते हैं। तो इस तरह से टेक्निकल और स्पेशल ऑफिसर भी होते हैं राज्य सचिवालय में। फिर विभागीय संरचना को हम लोग इस प्रकार देख सकते हैं। जैसे राज्य सचिवालय में प्रमुख विभाग इस प्रकार है, जैसे कि राज्य सचिवालय में जो प्रमुख विभाग है वो है गृह विभाग, वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, उद्योग विभाग और अन्य विभाग जो कि राज्य की आवश्यकता के अनुसार बनाए जाते हैं। प्रत्येक विभाग स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, लेकिन मुख्य सचिव जो है द्वारा समन्वित होता है। प्रत्येक विभाग जो स्वतंत्र रूप से होता है, कार्य करता है, लेकिन जो है ये जो है समन्वित जो है कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है, चीफ जो है सेक्रेटरी के द्वारा ही किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो इस राज्य सचिवालय एक संरचित प्रशासनिक संस्था है, मतलब स्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट है, जहां पर नीति निर्माण, निर्णय प्रक्रिया और क्रियान्वयन में केंद्र बिंदु की भूमिका निभाती है। यह अधिकारियों की एक श्रृंखला के माध्यम से मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने का काम करता है। तो इस तरह से राज्य सचिवालय का संरचना जो है काम करता है। एक मोटे तौर पर इसको हम लोग एक फ्लो चार्ट के माध्यम से और अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि राज्य सचिवालय में कैसा कैसा पोस्ट होता है, कैसे कैसे यह काम करता है। तो राज्य सचिवालय की संरचना सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो कौन होता है। वो आपको पता है, वो है मुख्य सचिव। अब चूँकि राज्य विधानसभा क्या होता है कि बहुत सारे मंत्रालय में विभक्त होता है, तो मंत्रालय विधानसभा में ही से ही बहुत सारा विधायक को मंत्री बनाया जाता है, और वो उस मंत्री को बहुत सारा मंत्रालय दिया जाता है। और मंत्रालय के अंतर्गत क्या होता है, सचिवालय विभाग होता है। सचिवालय विभाग होता है मंत्रालय के अंतर्गत, जिसका एक विभाग है, तो कोई विभाग गृह विभाग है तो उसका जो सचिव होता है वो उस विभाग का प्रमुख होता है, प्रमुख अधिकारी होता है। अब ये विभाग है, अब विभाग में बहुत सारा काम हो गया, बहुत ज़्यादा काम पड़ गया, तो इसको हम लोग दो विंग में यदि हम लोग इसको बदल सकते हैं, माने विभक्त कर सकते हैं कि भाई इस विभाग में, रोड कंस्ट्रक्शन विभाग में बहुत ज़्यादा काम है, तो इसको हम लोग दो विंग स्कंद में उसको विभक्त कर दिए। तो इस विंग का जो प्रमुख होगा, अब इस विंग का जो प्रमुख होगा उसको हम लोग बोलेंगे अपर सचिव या संयुक्त सचिव, यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी या अपर सचिव, इस तरह से हम लोग उसको बोलेंगे, है ना। तो ये दो विभाग में बहुत सारा है काम, तो उसको हम लोग विभाग डिवीजन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से विंग 1 हो गया, विंग 2 हो गया, तो इसका जो हेड होगा वो होगा अब ज्वाइंट सेक्रेटरी या फिर अपर सचिव। तो इस तरह से ये दोनों हो गया। अब यदि विभाग है, अब इससे ज़्यादा और बहुत ज़्यादा काम हो गया, और मैंने बहुत ज़्यादा इसको काम हो गया कि ये इस विंग से भी नहीं हो पा रहा है, तो ये क्या करेगा कि ये जो विभाग है इसको हम लोग प्रभाग यानी सेक्शन में हम लोग इसको जो है डिवाइड कर देंगे। अब ये जो डिवीज़न में डिवाइड कर देंगे, प्रभाग इसको कहते हैं डिवीज़न में,
यानी जो विभाग है उस विभाग को बहुत ज़्यादा काम होने से, छोटा काम है तो इसको विंग में डिवाइड कर दिए, बड़ा काम हो गया तो इसको डिवीजन में डिवाइड कर दिए। अब डिवीजन जो है वो प्रत्येक डिवीजन का जो हेड होगा वो होगा उप सचिव। क्या होगा? उप सचिव, यानी डेप्यूटी सेक्रेटरी। डेप्यूटी सेक्रेटरी विभाग के अंदर जो उसका डिवीजन करेंगे, विभक्त करेंगे तो डिवीजन जो बनाएंगे उसका प्रमुख होता है, तो वो होगा उप सचिव। अब उप सचिव है, अब ये क्या करेगा कि यदि और भी उसको भी यदि हमको दो शाखा में विभक्त करना है तो 2 ब्रांच में इसको विभक्त कर दिए, 2 ब्रांच में विभक्त कर दिए। अब इस शाखा का जो प्रमुख होगा वो होगा अवर सचिव। अवर सचिव, अपर सचिव बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो ये हो गया शाखा 1, शाखा 2। तो 2 शाखा मिलकर डिवीजन बन सकता है, 2 या 2 से ज़्यादा शाखा मिलकर क्या बन सकता है? डिवीजन बन सकता है। और एक जो शाखा होता है उसका प्रमुख कौन होता है? वो अवर सचिव होता है। अब जो शाखा है उसके अंतर्गत 2 विभाग से मिलकर बनता है। जो शाखा क्या होता है? वो 2 अनुभाग से मिलकर बनता है। अनुभाग नंबर 1, अनुभाग नंबर 2। तो जो भी शाखा है वह 2 अनुभाग यानी सेक्शन से मिलकर बनता है। अब इसका जो हेड होगा, हेड होगा तो इसका हेड जो होता है वो क्या होता है? सेक्शन ऑफिसर यानी अनुभाग अधिकारी। अब इसके सहायता के लिए एक सहायक होगा, असिस्टेंट होगा। फिर उसके अंतर्गत यूडीसी यानी अपर डिवीजन क्लर्क काम करेगा, फिर लोअर डिवीजन क्लर्क काम करेगा, फिर स्टेनो हो सकता है, फिर टाइपिस्ट हो सकता है, फिर इसके बाद प्यून हो सकता है। तो इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर जो है राज्य सचिवालय में देखने को मिलेगा। तो इस तरह के यदि आप रांची के सचिवालय में जाइएगा तो वहाँ पर बहुत सारे रूम्स के बाहर जो है आपको नेम प्लेट मिलेगा, जहाँ पर अवर सचिव, अपर सचिव, उप सचिव, सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव, इस तरह का जो है अधिकारियों का नेम प्लेट होगा जहाँ पर मिलेगा। तो आपको ये सारा का सारा संरचना आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से सारा जो है राज्य सचिवालय का संरचना होता है, जिसको हम लोग अभी फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ पाएँ। अगले जो टॉपिक है इसमें यदि हम लोग देख सकते हैं तो विभाग को हम लोग 2 कैटेगरी के अंतर्गत हम लोग विभक्त कर सकते हैं, कार्यपालक विभाग और सचिवालय विभाग। देखिए जो विभाग होता है वह विभाग जो है वो जैसे मंत्रालय हुआ उसके अंतर्गत विभाग आया, उसको हम सचिवालय विभाग कहेंगे। अब इसी के अंतर्गत कार्य करवाना है, ज़मीनी स्तर पर कार्य करवाना है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर कार्य करवाना है। तो पूरा जो रांची का सचिवालय उठ के वहाँ पर तो जाएगा नहीं, तो क्या करेगा कि वह अपने लिए एक अलग विभाग जो है बना देगा, यानी वो भी सचिवालय विभाग के अंतर्गत ही कार्य करता है। उसको नाम है कार्यपालक विभाग। इसका काम क्या है कि जो ज़मीनी स्तर पर वह कामों को एग्जीक्यूट करना, काम को करवाना। तो इस तरह से 2 विभाग आपको देखने को मिल सकता है प्रशासनिक तंत्र में। तो एक है सचिवालय विभाग, दूसरा है कार्यपालक विभाग। तो दोनों में अंतर आपको जानना जरूरी हो जाता है। तो क्या है अंतर, उसके बारे में हम लोग इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले इसका प्रकृति होता क्या है, इसमें इसका नेचर क्या होता है। तो जो सचिवालय विभाग होता है, जो कि ज़्यादातर जो है राज्य की राजधानी में होता है, वह क्या करता है, वो जितना भी विभाग होता है वो नीति निर्माण से संबंधित काम करता है। नीति बनाना, पॉलिसी बनाना कि किस तरह का नियम कानून हम राज्य में बनाएंगे ताकि हमारा राज्य विकास करे। तो इसको बनाने का कार्य कौन करेगा, वो सचिवालय विभाग करेगा। जबकि कार्यपालक विभाग का काम क्या है, जो नीति बनाया उसका क्रियान्वयन करना, उसको एग्जीक्यूट करना, उसको धरातल पर लाना, उसको जो है लागू करना। ये सारा काम जो है वह काम किसके अंतर्गत होगा, कार्यपालक विभाग के अंतर्गत होगा। और जबकि कार्यपालक विभाग किसके प्रति जवाबदेह होगा, वह सचिवालय विभाग के प्रति ही जवाबदेह होगा। तो इस तरह से कार्यपालक विभाग को अंतर को समझ सकते हैं। मुख्य कार्य क्या है, तो सचिवालय विभाग, जो सचिवालय में जो विभाग होगा उसका काम है नीति का निर्माण करना, योजना बनाना, नियम बनाना और निर्णय लेना। जबकि कार्यपालक का विभाग जो है उसका काम है योजना और नीति को लागू करना और सेवाएं देना। इसका जो सचिवालय विभाग का जो प्रमुख अधिकारी होता है वो क्या होता है, वो IAS अधिकारी होता है, जिसको हम लोग सचिव यानी सेक्रेटरी कहते हैं, जो कि इस विभाग का नेतृत्व करता है। जबकि कार्यपालक विभाग क्या करता है, जैसे कार्यपालक विभाग का जो प्रमुख होता है उसको हम लोग निदेशक के रूप में देख सकते हैं, या फिर आयुक्त बोलते हैं, निदेशक या फिर आयुक्त बोलते हैं। जैसे आगे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखेंगे, जैसे कि पुलिस निदेशक है ना, तो ये एक तरह से कार्यपालक विभाग का निदेशक होता है। इसके अलावा जो कार्यालय का स्थान क्या होता है, तो जो सचिवालय विभाग होता है वह
कहाँ होता है, वो राज्य के राजधानी में ही स्थित होता है, जबकि जो कार्यपालक विभाग का जो ऑफिस होता है वह राज्य में कहीं भी फैले हुए रहते हैं। जिला में हो सकता है, तहसील स्तर पर हो सकता है, तो इस तरह से हो सकता है। और इसके अंतर्गत कार्य क्षेत्र क्या है सचिवालय विभाग का, क्या क्या काम कर सकता है, तो प्रशासनिक और विधायी निर्णय लेने का काम कौन कर सकता है, सचिवालय विभाग ही कर सकता है। जबकि कार्यपालक विभाग का काम है प्रायोगिक करना, मतलब उसको लागू करना और क्षेत्रीय क्रियान्वयन करना, तकनीकी से संबंधित काम जो है कार्यपालक विभाग का काम होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर शिक्षा विभाग सचिवालय में नीति बनाता है। शिक्षा विभाग क्या करेगा, सचिवालय में नीति बनाएगा। अब इसी के अंतर्गत एक शिक्षा निदेशालय बना देते हैं। वो क्या करेगा, जो स्कूलों का संचालन करेगा, उसका देखरेख करेगा, है ना। तो जो भी उसके अंतर्गत स्कूल हैं, उस स्कूल का सारा संचालन करेगा और उसका देखरेख करेगा। तो इस तरह से जो है शिक्षा निदेशालय क्या हो गया, कार्यपालक विभाग हो गया, और जो शिक्षा विभाग हो गया वो सचिवालय विभाग हो गया। इस तरह से देख सकते हैं कि जो सचिवालय विभाग की संभावित सूची है वो ये है। जो महत्वपूर्ण जो विभाग होते हैं वो सचिवालय विभाग के अंतर्गत ये सारा रखा जा सकता है, जो लिस्ट सूची दिया गया है। यदि हम लोग कार्यपालक विभाग की बात करते हैं तो इस तरह से हमारा कार्यपालक विभाग है, जो कि जैसे कि शिक्षा विभाग है, इसके अंतर्गत बहुत सारा कार्यपालक विभाग हो सकता है, जैसे कि शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जैसे बोर्ड वगैरह होता है वो हम लोग कार्यपालक विभाग के अंतर्गत रखते हैं। प्राथमिक शिक्षा कार्यालय, ये सभी क्या है, कार्यपालक विभाग है, जो कि सचिवालय विभाग के अंतर्गत काम करता है। जैसे स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, ये भी कार्यपालक विभाग है। चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, अस्पताल प्रबंधन प्रशासन, ये कृषि विस्तार निदेशालय, बीज एवं उर्वरक नियंत्रण संगठन, डीजीपी जैसे पुलिस महानिदेशालय, ये क्या है, कार्यपालक विभाग है। किसके अंतर्गत काम करता है, तो गृह विभाग के अंतर्गत काम करता है। इसके अंतर्गत अग्निशमन सेवा, जेल निदेशालय। फिर आपका ग्रामीण विकास विभाग है, इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, तो ग्रामीण विकास अभियंत्रण सेवा, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, DRDA, पंचायत सेवा, ये सारा जो है विभाग कार्यपालक विभाग होता है। किसके अंतर्गत, ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत। यदि उसी तरह शहरी विकास विभाग के अंतर्गत नगर निगम होता है, नगर पालिका होता है, शहरी नियोजन निदेशालय होता है। ये सब क्या है, ये कार्यपालक विभाग है, निदेशालय है, जो कि सचिवालय विभाग के अंतर्गत कार्य करते हैं। उसी प्रकार महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत जो है महिला कल्याण निदेशालय होता है, ICDC आंगनबाड़ी सेवाएँ होता है। ये सभी जो है कार्यपालक विभाग जो है सचिवालय विभाग के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो ये सारा उदाहरण के तौर पे हम लोगों ने अच्छी तरह से समझा कि सचिवालय विभाग और कार्यपालक विभाग किस तरह से एक अंतर होता है। जैसे वित्त विभाग है, वित्त विभाग के अंतर्गत जैसे कोषागार निदेशालय, लेखा नियंत्रक कार्यालय, बजट शाखा, ये सभी जो है कार्यपालक विभाग है, और वो किसके अंतर्गत काम करेगा, वित्त विभाग के अंतर्गत काम करेगा। जैसे गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग है, तो इसके अंतर्गत काम करेगा पुलिस महानिदेशालय, कारा निदेशालय, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये सभी क्या है, कार्यपालक विभाग है। तो ये सभी की जानकारी आपको एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग है, तो उसके अंतर्गत कृषि निदेशालय, पशुपालन निदेशालय, सहकार निदेशालय, ये तो सारा टर्म आपको, सारा टॉपिक इसमें दिया गया है। तो ये सारा चीज़ें आपको जानना आप ज़रूरी है, जो कि आपको PDF के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सारा इधर आपका सचिवालय विभाग, इससे संबंधित जो है कार्यपालिका विभाग है। जैसे झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, GAPIT, ये सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। तो ये सारा जो है कार्यपालक विभाग और सचिवालय विभाग जानना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं विभागों के अंतर्गत सारा मशीनरी, सारा एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी राज्य का काम करता है। आपको ये एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत भू अभिलेख निदेशालय आता है, निबंधन निदेशालय आता है। जैसे झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड जो एजेंसी है वो किसके अंतर्गत काम करता है, तो ऊर्जा विभाग के अंतर्गत। तो ये आपका क्या है, वो कार्यपालक विभाग हो गया। पंचायती राज निदेशालय किसके अंतर्गत आता है, तो पंचायती राज एवं NIREP विभाग के अंतर्गत काम करता है। तो ये सारा टर्म आपको जानना जरूरी है। ये सारा है, और ये झारखंड सरकार का मंत्रालय, ये भी हम लोगों ने देख ही लिया है। अगला जो है स्लाइड में हम लोग पढ़ रहे हैं राज्य सचिवालय का जो कार्य, राज्य सचिवालय का कार्य। अभी तक जितना भी हम लोग भूमिका पढ़ें
है ना, उसके बारे में चर्चा किए। तो इसी का अब जो है कार्य क्या क्या है उसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए, जो राज्य सचिवालय के जो कार्य है, नीतिगत सलाह देना, प्रशासनिक नियंत्रण करना, समन्वय स्थापित करना, फिर आपका बजट एवं वित्तीय कार्य बनाना, विधायी प्रक्रिया से संबंधित कार्य, कार्मिक प्रबंधन, रिपोर्ट और रिकॉर्ड बनाए रखना, ये सभी कार्य जो है राज्य सचिवालय ही करता है। जन शिकायत निवारण, जैसे पब्लिक ग्रावेंस रिड्रेसल, कोई जनता का शिकायत प्रदान होता है, प्राप्त होता है, तो उसको संबोधित करना, उचित कार्रवाई सुनिश्चित करना, ये भी जो है राज्य सचिवालय का कार्य होता है। उदाहरण के लिए यदि हमको देखिए, यहाँ उदाहरण से समझिए कि किस तरह से राज्य सचिवालय कार्य करता है। जैसे कि हम अगले 5 सालों में अपने राज्य में हर गांव तक पानी की सप्लाई पहुंचाएंगे, यह जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वादा कर दिया। अब इसको करने के लिए वो क्या करेगा, अब इस निर्णय को ज़मीनी स्तर पर उतारने के लिए क्या करना होगा, तो राज्य सचिवालय का भूमिका देखिए कैसे क्या करता है। सबसे पहले नीति निर्माण बनाएगा। सबसे पहले क्या करेगा, राज्य सचिवालय का जो जल संसाधन विभाग है उसके सचिव और उसका अधिकारी मिलकर क्या बनाएंगे, योजना बनाएंगे, यानी प्लानिंग करेंगे कि कहाँ कहाँ पानी की सप्लाई करना है, कितना लागत आएगा, किन एजेंसियों से काम करवाना है, उसका कौन कौन जगह पर क्या क्या चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है, ये सारा का डाटा वो पहले एकत्रित करेगा, फिर उसका प्लानिंग करेगा, योजना बनाएगा, फिर कार्य योजना एक्शन प्लान बनाएगा। जितना भी इंजीनियर है, ठेकेदार है, उसको क्या है, सबसे पहले सचिवालय के साथ क्या करेगा, बजट यानी पैसा, बजट तैयार करेगा, पैसा चाहिए, फिर वित्त सचिव से फंड जारी करवाएगा, वित्त सचिव से फंड जारी करवाएगा, फिर तकनीक टीम तैयार करेगा, इंजीनियर ठेकेदार आदि होंगे, उनके काम करना है। फिर आपको उसके साथ समन्वय स्थापित करना है, जैसे जल विभाग है तो वो उसका काम करना है, पंचायत विभाग भी उसका हेल्प करेगा क्योंकि डाटा चाहिए, पंचायत से संबंधित है, वित्त विभाग है क्योंकि पैसा चाहिए, बिना पैसा का काम नहीं होगा। तो ये सारा विभाग के बीच समन्वय स्थापित करने का काम करेगा ताकि कोई भी जो प्रोजेक्ट है उसमें कोई भी रुकावट ना हो सके। फिर इसका निरीक्षण और समीक्षा करेगा। तो निरीक्षण और समीक्षा जो भी सचिवालय का अधिकारी जो है वो निगरानी करेंगे और काम समय पर हो रहा है यह उसका देखरेख करेगा। प्रगति रिपोर्ट पर नज़र होगा मुख्यमंत्री और मंत्रियों का, जो कि उस सचिवालय के माध्यम से मुख्यमंत्री और मंत्री को दिया जाएगा। केंद्र से सहयोग, फिर यदि इस योजना के लिए केंद्र सरकार से भी फंड चाहिए तो राज्य सचिवालय केंद्र सरकार से क्या करेगा, संपर्क स्थापित करेगा। इस तरह से राज्य सचिवालय काम करता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं राज्य सचिवालय से संबंधित जो भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या क्या बन सकते हैं। तो इस प्रकार हैं कि यदि राज्य सचिवालय का प्रमुख कार्य क्या है तो इसका क्या होगा, इसका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा कार्यपालिका को प्रशासनिक सहायता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला सवाल है राज्य सचिवालय में कार्यरत उच्चतम अधिकारी कौन होता है। तो जो मुख्य सचिव होता है वही आपका सर्वोच्च अधिकारी होता है, यानी मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी सर्वोच्च अधिकारी के रूप में होते हैं। अगला सवाल है राज्य सचिवालय में विभागों का नेतृत्व कौन करता है। तो जो विभागीय सचिव होता है वही जो है राज्य सचिवालय में विभागों का नेतृत्व करता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विभागीय सचिव। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सचिवालय का कार्य नहीं है। ऑप्शन है नीति निर्माण में सहायता करना, मंत्रियों को सलाह देना, कानून लागू करना, और चौथा जो ऑप्शन है न्यायालय में फैसले देना। तो ऑप्शन नंबर डी जो कि न्यायालय में फैसले देने का काम राज्य सचिवालय का नहीं होता है, यह न्यायालय का होता है यानी कोर्ट का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है राज्य सचिवालय किस स्तर पर कार्य करता है। ऑप्शन है जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, राज्य मुख्यालय स्तर या पंचायत स्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य मुख्यालय स्तर पर जो है राज्य सचिवालय काम करता है। राज्य सचिवालय की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य सरकार के कार्यों में निरंतरता बनाए रखना, इसका सही उत्तर है। इसके अलावा अगला सवाल है झारखंड राज्य सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है। सही उत्तर हो जाएगा रांची है। तो ये संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन थे। यदि इस टॉपिक से यदि आपके एग्ज़ाम्स में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो कि रिटन एग्ज़ाम्स में जो होते हैं उस संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार के आ सकते हैं वो देख लेते हैं। तो सवाल इस प्रकार से हो सकता है जैसे कि लिखा हुआ है कि राज्य सचिवालय राज्य सरकार के प्रशासनिक तंत्र की रीढ़ है। इसकी संरचना और कार्यों का विश्लेषण करते हुए इसके प्रशासन में सुधार के उपाय सुझाइए और झारखंड के संदर्भ में भी उत्तर दीजिए। तो इस तरह का सवाल आपके मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है, जिसको आपको
सब्जेक्टिव उत्तर देना होता है। तो इसमें हम लोग किस तरह से इसका उत्तर लिखेंगे, तो लिखेंगे इस प्रकार, इस तरह से आपका उत्तर होना चाहिए कि राज्य सचिवालय किसी राज्य सरकार का शीर्ष प्रशासनिक निकाय होता है जो मंत्रियों को नीति निर्माण और क्रियान्वयन में सहायता करता है। यह विभागों में विभाजित होता है जिनके प्रमुख सचिव या सचिव होते हैं। झारखंड राज्य सचिवालय जो कि रांची में स्थित प्रोजेक्ट भवन एवं नेपाल हाउस में कार्य करता है, सभी प्रमुख विभागों जैसे वित्त, गृह, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि का संचालन करता है। संरचना का सरल चित्रण इस प्रकार है, जैसे मुख्यमंत्री, उसके अंतर्गत मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव, अपर सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, इस तरह से। राज्य सचिवालय का मुख्य कार्य मंत्रियों में नीति सलाह देना, विभागीय समन्वय बनाए रखना, कार्मिक प्रबंधन, वित्तीय मामलों की निगरानी, विधानमंडल से जुड़ा कार्य एवं जन शिकायत निवारण है। इसमें सचिव, अपर सचिव, विशेष सचिव, उप सचिव और अवर सचिव जैसे पद शामिल होते हैं। हालांकि कई राज्यों में राज्य सचिवालय की कार्य कुशलता को लेकर प्रश्न उठते रहे हैं। निर्णय लेने में देरी, समन्वय की कमी, कार्य के अति केंद्रीकरण, डिजिटल तकनीकों का अपर्याप्त उपयोग। अब इन समस्याओं को दूर करने हेतु निम्न सुधार की आवश्यकता है कि ई गवर्नेंस को अनिवार्य रूप से लागू करना, कार्य आधारित प्रदर्शन मूल्यांकन, कार्यभार का विकेंद्रीकरण, क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, जनसंपर्क प्रणाली को मजबूत करना। राज्य सचिवालय को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रशासनिक दक्षता और जवाबदेही को सुनिश्चित करना आवश्यक है। ऐसा करके ही राज्य स्तर पर सुशासन और सेवा वितरण को बेहतर बनाया जा सकता है। इस तरह से ये आप इस तरह से आप उत्तर को लिख सकते हैं। इसी तरह से राज्य सचिवालय संबंधित मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्न इस प्रकार हो सकते हैं, जो कि आपके अभ्यास के लिए दिया गया है। इस प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में ज़रूर लिखें और इस पूरे वीडियो से आपको एक जो ये टॉपिक है वो कंप्लीट जो है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ, अगले टॉपिक के साथ हम लोग अगला वीडियो ज़रूर लाएंगे। और यहीं पर इसी टॉपिक के साथ हमारा यह आज का वीडियो, आज का यह क्लास समाप्त होता है। आप सबों को धन्यवाद जो कि पूरा वीडियो देखने के लिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उन तमाम छात्रों को शेयर कर दें जिनको इनकी आवश्यकता है, जो कि एक JPSC एस्पायरेंट या फिर अदर पब्लिक जो है PCS एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह इम्पोर्टेंट है। तो उन सबों के बीच अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर शेयर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।